नमस्कार साथियों, कैसे हो? अच्छे होंगे आशा करता हूँ। शारदा सदन एजुकेशन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो में पद परिचय पढ़ा था, शायद आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अगला टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं संधि प्रकरण। संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। संधि किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और कैसे कैसे इसको हम सीख पाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं संधि। सबसे पहले हम संधि को स्पष्ट करेंगे। शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? किसका अर्थ? संधि का। देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है सम और दूसरा है धी। सम प्लस धी। सम मतलब भली भांति। सम का मतलब होता है भली भांति, सम्यक रूप से, भली भांति। धी मतलब बैठाना या जोड़ना। भली भांति जोड़ना। इस प्रकार से सम्यक रूप में इस संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है जोड़ना या योग करना। जोड़ना या योग करना क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। शाब्दिक अर्थ के रूप में देखते हैं। यदि हम एक छोटे से उदाहरण से समझें, देखो यहाँ पर देखो, आप प्रारंभ से ही पढ़ते आए हैं वाचन प्लस आलय। ये दो शब्द हैं। कौन कौन से? वाचन प्लस आलय। यहां पर देखिए अंतिम वर्ण जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? ए। यहां क्या आ रहा है? आ। इसके बीच में और कोई स्वर नहीं है या कोई व्यंजन नहीं है, कोई वर्ण नहीं है। इन दोनों की निकटता के कारण से, इन दोनों की निकटता के कारण से कोई एक विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। अब ये दोनों पास पास में हैं। पास पास में होने के कारण से, नजदीक होने के कारण से इनमें विकार उत्पन्न होता है। यहां जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो क्या होता है? आ। क्या विकार उत्पन्न होता है? आ। ये विकार उत्पन्न होने के कारण से यहां संधि बन जाती है। क्या बन जाती है? संधि बन जाती है। और ये क्या हो जाता है? वाचनालय। क्या बन जाएगा? वाचनालय। अब इस एक उदाहरण से ही हम इस संधि की परिभाषा को समझते हैं कि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है। तो हम क्या देखेंगे? परिभाषा। संधि की क्या परिभाषा होती है? अब देखो यहां पर क्या आ रहे हैं? वर्ण आ रहे हैं। दो वर्ण आ रहे हैं, परस्पर निकट हो रहे हैं। इनके बीच में कोई अन्य वर्ण नहीं है। इस निकटता के कारण से इसमें क्या हुआ है? विकार पैदा हुआ है। और वो विकार ही क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। तो इसकी परिभाषा बनती है परस्पर दो वर्णों की सन्निकटता के कारण उत्पन्न विकार को ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। संधि कहा जाता है। कहा जाता है। संधि किसे कहते हैं? परस्पर दो वर्णों की सन्निकटता के कारण उत्पन्न विकार को ही संधि कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको? एक उदाहरण से और समझेंगे इसको अच्छी तरह से। जैसे जगत प्लस नाथ,
दो शब्द हैं ये, एक तो है जगत और दूसरा क्या है, नाथ। तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, तय व्यंजन आ रहा है। तय व्यंजन के बाद में क्या आ रहा है, न व्यंजन आ रहा है। इनके बीच क्या और कोई वर्ण है, नहीं है। अब इनकी निकटता के कारण से इनमें विकार पैदा होगा। विकार क्या पैदा होगा, तय की जगह भी क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। तय की जगह न विकार पैदा होता है। इस आधार पर ये क्या बनता है, जगन्नाथ। क्या बना, जगन्नाथ। तो ये जो विकार हुआ है, ये विकार किस कारण से हुआ है, इस संधि के कारण से हुआ है। तो समझ में आया होगा आपको संधि किसे कहते हैं। संधि की परिभाषा क्या होती है, परस्पर दो वर्णों की सन्निकटता के कारण उत्पन्न हुए विकार को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत इस तय में नए विकार उत्पन्न हुआ है, तो यहां क्या होगी, संधि होगी। समझ में आ गया। अब हम बात करें संधि विच्छेद किसे कहते हैं। क्या, संधि विच्छेद। जैसे हमने संधि समझी है उसी प्रकार से संधि विच्छेद को समझते हैं। जैसे मान लीजिए जो संधि पद आ गया, यहां पर ये संधि हो गई, इसे हम क्या कहेंगे, संधि पद कहेंगे। जब इस संधि पद को नियमानुसार पृथक करते हैं, संधि पद को नियमानुसार क्या करते हैं, पृथक करते हैं, तो वह क्या कहलाती है, संधि विच्छेद कहलाती है। यानी कहने का मतलब जो संधि के नियम है, उस नियम के अनुसार यदि हम उसे पृथक करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, संधि विच्छेद कहलाएगी। संधि विच्छेद किसे कहेंगे, नियमानुसार संधि पद को पृथक करना ही संधि विच्छेद कहलाता है, कहलाता है। संधि विच्छेद किसे कहेंगे, नियमानुसार संधि पद को पृथक करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि पद से अभिप्राय है जो संधि बनी है, जो संधि हुई है। जैसे यहां पर यह है जगन्नाथ, तो ये क्या कहलाएगा, संधि पद कहलाएगा। इस संधि पद को नियम के अनुसार यदि हम पृथक करते हैं तो वहां क्या होगी, संधि विच्छेद। जैसे उदाहरण के लिए और देखते हैं, जैसे मुरारी, ये शब्द है मुरारी। यहां पर देखिए ये शब्द जो है इसे हम कहेंगे संधि पद। क्या कहेंगे, संधि पद। अब यहां पर हम नियम के अनुसार इसे पृथक करते हैं और ये बन जाता है मुर प्लस अरी। क्या बनता है, मुर प्लस अरी। तो ये पृथक जो किया हम, नियम के अनुसार इसको हमने पृथक किया है, तो ये क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद कहलाएगा। समझ में आ रहा है संधि विच्छेद क्या है और संधि क्या है। इन दोनों को समझने के बाद में अब हम समझेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, वो प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं। मूलतः संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। हिंदी में भी 3 प्रकार की है, संस्कृत में भी 3 ही प्रकार की है। संधि के भेद कौन कौन से होते हैं, 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि। कौन सी, स्वर। नंबर 2 व्यंजन संधि। दूसरी कौन सी होती है, व्यंजन संधि। और तीसरी होती है विसर्ग संधि। कौन सी होती है, विसर्ग संधि। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं।
परस्पर दो स्वरों के मेल को हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि पहले शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी क्या हो? स्वर हो। पहले शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर हो, तो इनमें जो विकार उत्पन्न होगा, इनमें क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा, तो वहां पर कौन सी होगी? स्वर संधि होगी। विकार स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। विकार स्वर भी हो सकता है और व्यंजन होते हैं ना, वो व्यंजन केवल अर्ध स्वर कहलाते हैं, वो व्यंजन ही आदेश होते हैं। जैसे य, व, र, ल, ये व्यंजन ही आदेश होते हैं, इसलिए उन्हें हम अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं। तो वो व्यंजन भी है और स्वर भी है, इसीलिए मैंने दोनों यहां पर लिखे हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं जब परस्पर स्वर के बाद या स्वर या व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है और उसे आदेश केवल व्यंजन होता है, उसे आदेश क्या होगा? व्यंजन होगा, तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद कोई स्वर व्यंजन आता है और उसके बाद विसर्ग को ही आदेश करते हैं, अर्थात विसर्ग में कोई विकार उत्पन्न होता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। इसमें कोई स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, बाद में कोई स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, लेकिन आदेश केवल व्यंजन होगा। इस बात का ध्यान रखना, आदेश क्या होगा? व्यंजन होगा। इधर ये बात भी ध्यान रखना, यदि इधर पहले स्वर आ गया तो यहां व्यंजन आएगा, इधर दोबारा स्वर नहीं आ सकता। इस बात का ध्यान रखना, इधर व्यंजन आ गया तो इधर व्यंजन भी आ सकता है और स्वर भी आ सकता है। इधर यदि स्वर आ गया तो आगे व्यंजन आना जरूरी है, तो ही व्यंजन संधि होगी, नहीं तो वहां व्यंजन संधि नहीं हो सकती। तो यदि स्वर के बाद स्वर ही आ जाएगा तो स्वर संधि हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना कि इधर यदि स्वर आ रहा है, यानी प्लस से पहले व्यंजन संधि में स्वर आ रहा है, तो बाद में क्या आएगा? व्यंजन आएगा, निश्चित है, तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। और यदि स्वर के बाद स्वर आ गया तो वहां कौन सी होगी? स्वर संधि होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। विसर्ग संधि कहां होती है? विसर्ग के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन आए, विसर्ग के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन आए और केवल विसर्ग को आदेश होना, यानी विसर्ग में विकार पैदा होगा, केवल विसर्ग में विकार पैदा होगा, तो वहां पर कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। समझ में आ रहा है आपको? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम पहली संधि स्वर संधि लेते हैं। कौन सी संधि है? स्वर संधि। इसके भेद कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि कहते किसे हैं? स्वर, स्वर संधि किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, परस्पर दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। परस्पर दो स्वरों के मेल को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अनु प्लस एक क्षण, अनु प्लस एक क्षण,
क्या बनेगा? अन्वेक्षण। क्या बना? अन्वेक्षण। तो यहां पर देखिए उ आ रहा है, आगे ए आ रहा है, इस कारण से यहां विकार उत्पन्न हुआ है वह, ये अर्ध स्वर है, वह विकार उत्पन्न हुआ है, इस कारण से यहां पर संधि कौन सी है? आपकी स्वर संधि है। अब बात करते हैं भेद कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि के कौन कौन से भेद होते हैं। भेदों के बारे में चर्चा करते हैं तो इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6, सॉरी संस्कृत में होते हैं 6, 5 ही माने गए हैं इसमें, तो हिंदी में 5 ही हैं। 5 कौन कौन से हैं? नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 यण संधि, नंबर 4 अयादि संधि और नंबर 5 वृद्धि संधि। स्वर संधि के कितने भेद माने गए हैं? हिंदी में 5 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। दीर्घ संधि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें दीर्घ आदेश होता है। अब वो दीर्घ किसको आदेश होता है? ए, ई, उ और री। ए, ई, उ और री, ह्रस्व और दीर्घ आने पर, पहले भी यही है और बाद में भी यही है। ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। आदेश होगा दीर्घ, आदेश क्या होगा उसका? दीर्घ, तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। गुण संधि कहाँ होती है? गुण संधि होती है यदि ए आ के बाद में ए आ के बाद में ई, उ और री आता है, तो वहां पर क्रमशः ए, ओ और री अर आदेश हो जाता है, वहां गुण संधि हो जाती है। यण संधि य, व, र ये आदेश होते हैं। अयादि संधि अय, आय, आव आदेश होते हैं। वृद्धि संधि इसमें ऐ और औ आदेश होते हैं। क्रम से एक एक को विस्तार पूर्वक हम समझेंगे। सबसे पहले दीर्घ संधि लेते हैं। कौन सी संधि लेते हैं? दीर्घ संधि लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। यहां दीर्घ स्वर संधि कहां होती है मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि ए, ई, उ, री, आ, ई, उ, री के बाद, ये केवल एक ही होती है हिंदी में, दीर्घ और ह्रस्व नहीं होता है, इसमें एक ही प्रयोग होती है। इसके बाद ए, ई, ओ, री, आ, ई, ओ, री आते हैं तो इनको क्या आदेश होते हैं? आ, ई, उ, री आदेश हो जाते हैं। अब कैसे होंगे? अब देखिए पहला समूह है ये ए, आ, ए ह्रस्व है और आ दीर्घ है। इधर ये देखिए ये सेम आ रहा है, श्रवण आ रहे हैं ये, यानी इनके बाद ये आते हैं तो इनको आदेश होता है आ, इन्हीं का दीर्घ आदेश होता है। यदि ये आते हैं और इनके बाद ये आते हैं तो इनका श्रवण क्या है? दीर्घ ये है, ये आदेश होगा। यदि इनके बाद ये आते हैं यानी समान, तो इनका दीर्घ क्या होता है? उ,
ये आदेश होगा। यदि इनके बाद ये आते हैं तो इनको आदेश क्या होगा? दीर्घ री आदेश होगा। समझ में आ रहा है आपको? परिभाषा यदि इनकी देखें तो इसकी परिभाषा बनती है, परिभाषा क्या बनती है? यदि ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ, री के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ, री आए तो परस्पर सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। परस्पर सवर्ण, सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण। सवर्ण का मतलब क्या होता है? समान वर्ण। क्या आदेश होगा? दीर्घ आदेश होगा। कैसे? ये इसके समान क्या है? ये है, तो इनका दीर्घ क्या है? ये आदेश होगा। ये इसके बाद इसके आने पर ये सवर्ण हो गया यानी समान वर्ण हो गया, तो इनको दीर्घादेश होगा। ये समान है तो इनको ये दीर्घादेश हो गया, ये समान है तो इनको ये दीर्घादेश हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ये परिभाषा द्वारा हम समझ सकते हैं। फिर भी मान लीजिए मेरे जैसे कमजोर रह गए तो वहां पर ये पहचान कर लीजिए कि संधि पद में आपको ये मात्रा जरूर मिलेंगी, इनमें ये मात्रा मिलेंगी, तो वहां निसंकोच होकर आप दीर्घ संधि कर सकते हैं। संभवतः कि उसको अलग करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। यदि अर्थ निकलता है तो निश्चित रूप से वहां दीर्घ संधि होती है। और अधिक इसको स्पष्ट करते हैं हम, उदाहरणों से इसे समझेंगे। देखो, यदि ए आ के बाद ए या आ आता है तो सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाता है। कहने का अभिप्राय है इसमें ये मात्रा मिलती है। इससे भी समझ सकते हैं अपन। इसके उदाहरण देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रत्न प्लस आकर, यहां देखिए क्या आ रहा है? ए आ रहा है और यहां आ, ए और उसके बाद समान वर्ण आ, तो क्या हो जाता है? आ। तो ये क्या बन जाएगा? रत्नाकर। क्या बनेगा? रत्नाकर। इसी प्रकार से वह सदा प्लस आनंद, सदा प्लस आनंद, यहां पर देखिए आ रहा है और यहां आ, तो क्या बन जाएगा? सदानंद। दूसरा देखिए, शय प्लस आकार, यहां पर क्या है? ए और यहां आ, तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा और ये हो जाएगा साकार। और देखिए, स प्लस अवधान,
से प्लस अवधान, तो यहाँ ए और यहाँ ए क्या हो जाएगा? आ, सावधान। क्या बन गया? सावधान। आप प्रार्थना स्थल पर जब खड़े होते हैं, गुरुजी आपको कहते हैं सावधान। अब कभी गुरुजी से ये मत पूछ लेना सावधान का संधि विच्छेद क्या होता है। अब आप देख लीजिए, समझ लीजिए, सावधान का संधि विच्छेद होता है से प्लस अवधान। अवधान मतलब ध्यान, से मतलब साथ, ध्यान के साथ, वो कहलाता है सावधान। और देखते हैं उदाहरण, देव प्लस आलय। देव प्लस आलय, यहाँ क्या है? ए, यहाँ आ, क्या हो जाएगा? आ, और ये बन जाएगा देवालय। और ले लीजिए, नयन प्लस अभिराम। नयन प्लस अभिराम, तो यहाँ पर देखिए ए और यहाँ ए क्या बनेगा? आ, और ये बन जाएगा नयनाभिराम। नयनाभिराम हो गया ना। इसी प्रकार से प्रतीक्षा प्लस आलय। प्रतीक्षा प्लस आलय, आप रेलवे में कभी सफ़र किया होगा ट्रेन में, तो आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर एक कक्ष होता है, उस पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? प्रतीक्षालय। वही प्रतीक्षालय है ये, और ये क्या बन जाएगा? प्रतीक्षालय। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से आप देख सकते हैं परीक्षा प्लस अंतर। परीक्षा प्लस अंतर, यहाँ आ है, यहाँ ए है, आ और ए मिलकर आ बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा? परीक्षांतर। समझ में आ रहा है आपको? ये है ए और आ के उदाहरण। अब दूसरा चरण देखते हैं हम, ये समझ में आ गया होगा शायद आपको। अब दूसरा इसी में दीर्घ संधि में और उदाहरण देखते हैं। यदि ई या ई के बाद ई या ई आती है तो समान वर्ण दीर्घ एक आदेश हो जाता है, यानी दीर्घ ई आदेश होगी, या इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ये दीर्घ ई आदेश होगी। जैसे रजनी प्लस ईश। रजनी प्लस ईश, यहाँ पर क्या है? ई, यहाँ क्या है? ई। दोनों समान हैं तो आगे इसको दीर्घ आदेश हो जाता है, और ये बन जाएगा रजनीश। क्या बनेगा? रजनीश। इसी प्रकार से परी प्लस ईक्षा। परी प्लस ईक्षा, यहाँ पर क्या आ रहा है? ई, यहाँ ई, तो दोनों सवर्ण हैं तो दीर्घ आदेश होगा, और ये बन जाएगा परीक्षा। ध्यान रखना बच्चों, परीक्षा में भी हम कभी शुद्ध अशुद्ध लिखते हैं ना, कभी कई बार पूछ लिया जाता है शुद्ध कौन सा है, तो अपन क्या करते हैं, कई बार जल्दी के चक्कर में इस प्रकार से लिख देते हैं, जो गलत है, ये सही नहीं है। सही कौन सा है? परीक्षा, क्योंकि इन दोनों के अंदर अर्थ में भिन्नता है। परीक्षा मतलब जांच, और परीक्षा, परीक्षा का मतलब होता है कीचड़। तो देखो आप कीचड़ लिखते हो या परीक्षा जांच लिखते हो, इस बात का ध्यान रखना। परी प्लस इक्षा क्या बनता है? परीक्षा। ठीक है, और देखते हैं अधि प्लस ईक्षक। अधि प्लस ईक्षक,
यहाँ क्या आ रहा है ई, यहाँ ई, दोनों को दीर्घ कर देंगे तो क्या हो जाएगा अधीक्षक। क्या बना अधीक्षक। और लेते हैं प्रति प्लस इक्षा, प्रति प्लस इक्षा। तो यहां पर देखिए ई है, यहां ई तो सवर्ण है तो दीर्घ आदेश हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा प्रतीक्षा। क्या बनेगा प्रतीक्षा। समझ में आ गया होगा आपको। प्रति प्लस इक्षा क्या बना प्रतीक्षा। इसी प्रकार से परि प्लस ईक्षण, परि प्लस ईक्षण, यहां पर ई है यहां ई है तो क्या होगा दीर्घ आदेश हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा परीक्षण। क्या बन जाएगा परीक्षण। तो आपको समझ में आया होगा ये कौन सी संधि होगी दीर्घ संधि होगी। अब तीसरा देखते हैं इसका। तीसरा देखते हैं उ या उ के बाद उ या उ आता है तो दीर्घ उ आदेश हो जाता है, यानी कह सकते हैं ये मात्रा आपको उसमें मिल सकती है संधि पद में। कैसे देखते हैं उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। तो यहाँ पर देखिए क्या रहा है उ, यहाँ उ समान वर्ण है तो दीर्घादेश हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा भानुदय, भानुदय। इसी प्रकार से लघु प्लस उत्तर, आपके परीक्षा में आते हैं ना लघुत्तर। इसी प्रकार से निबंधात्मक प्रश्न आते हैं लघुत्तरा, लघुत्तरात्मक आते हैं। तो लघु प्लस उत्तर, यहाँ उ यहाँ उ तो दीर्घ हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा लघुत्तर। इसी प्रकार से गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, यहाँ छोटा ऊ है यहाँ बड़ा ऊ है तो दोनों मिलकर छोटा ऊ है तो दोनों छोटे ऊ हैं समान वर्ण है दीर्घ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा गुरुपदेश, गुरुपदेश। अब देखिए इसमें और इसमें अंतर है कि नहीं। इसमें तो कोई मात्रा नहीं लगी है, इसमें गुंडी लगी हुई है, गुंडी लगी हुई है इसका मतलब ये दीर्घ है और ये ह्रस्व है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से हम और देखते हैं जैसे वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। यहाँ क्या है उ है यहाँ उ तो दीर्घ उ आदेश हो जाएगा और ये बन जाएगा वधुत्सव। क्या बनेगा वधुत्सव। समझ में आ गया आपको। अब हम एक और बच गया है जो संस्कृत के आते हैं लगभग, वो भी देख लेते हैं। री वाला, कौन सा री वाला। यदि री के बाद री आए तो दीर्घ री आदेश होता है, यानी कि ये कौन सी री होती है इस प्रकार से लगी मात्रा होती है। ध्यान देना जैसे पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण तो यहाँ पर री है यहाँ री है तो क्या हो जाएगा दीर्घ ऋण हो जाए, दीर्घ हो जाएगी री पितृण। इसी प्रकार से मातृ प्लस ऋण क्या बनेगा मातृण। समझ गए होंगे। ये संस्कृत में ज़्यादा आता है, हिंदी में बहुत कम आते हैं, कम आते हैं। संस्कृत के हैं इस वजह से।
तो आज हमने दीर्घ संधि पढ़ी है, शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम संधि का अगला भेद पढ़ेंगे, गुण संधि किसे कहते हैं, अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।